नमस्कार, न्यूज़ क्लिक में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा बहुत ही खास कार्यक्रम इतिहास के पन्ने मेरी नज़र से। चौबीस 25 जनवरी को हिंडनबर्ग रिसर्च नाम का एक पूरी तरह से अज्ञात संस्थान ने एक चौंकाने वाली रिपोर्ट रिलीज कर दी। रिपोर्ट का शीर्षक था अदानी ग्रुप, हाउ द वर्ल्ड्स थर्ड richest man is pulling the largest con in corporate history. हिंडनबर्ग रिसर्च ने दावा किया कि उनके निष्कर्ष 2 साल के इन्वेस्टिगेशन पर आधारित थे। 29 जनवरी 2023 को अदानी ग्रुप ने हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट पर एक 414 पेज का खंडन जारी किया और उसके आचरण पे भी सवाल उठाए। अडानी ग्रुप ने दावा किया कि हिंडनबर्ग रिसर्च के 88 में से 68 आरोपों को पहले ही एनुअल रिपोर्ट्स और अन्य ग्रुप डॉक्यूमेंट्स द्वारा संबोधित किए गए हैं। अदानी समूह ने यह भी दावा किया कि आरोप भारत, इसकी संस्थाओं और विकास की कहानी पर एक कैलकुलेटेड अटैक था। अदानी ग्रुप के जवाब के बाद हिंडनबर्ग ग्रुप ने काउंटर एलिगेशंस लगाए। हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा लगाए गए आरोप, खंडन और प्रत्यारोप सभी संसद के बजट सत्र में की शुरुआत के कुछ दिन पहले ही किए गए थे। इसके कारण संसद में डिसरप्शंस देखा गया। विपक्ष ने उच्च स्तरीय जांच की मांग की, विशेष रूप से एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी या फिर जेपीसी कॉन्स्टिट्यूट करने के मांग की गई। कॉन्स्टिट्यूट अ जेपीसी, ये नारे लगाए गए। कई दिनों तक कोई कारोबार नहीं हुआ। हिंडनबर्ग अडानी मुद्दे पर पॉलिटिकल स्लगफेस्ट का अंतिम अध्याय अभी लिखा नहीं गया है। कांग्रेस के लोकसभा सदस्य मनीष तिवारी ने 4 फरवरी को इंडियन एक्सप्रेस में एक लेख में पूछा, क्या ये रेगुलेटरी फेलियर हैं? इफ सो, हु इज टू ब्लेम? आर देयर एनी गैप्स इन द मार्केट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क? हाउ डू वी एंश्योर दैट पब्लिक मनी इज इन्वेस्टेड प्रूडेंटली? संसद और राजनीतिक हलकों में गहमा-गहमी और बहस को सुनने के बाद मुझे 1992 के स्टॉक मार्केट घोटाले और उसके बाद की गठित जेपीसी की याद आ गई, जिसे सरकार ने उस समय बिना ज्यादा विरोध के स्थापित किया था। आज के संदर्भ में इतिहास के उस अत्यंत महत्वपूर्ण पन्ने को फिर से रिविजिट करना जरूरी है। और अब आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात। आज के दौर में स्वतंत्र मीडिया पर तलवार लटक रही है। खबरों को मानो दबाने की कोशिश लगातार हो रही है। ऐसे में स्वतंत्र पत्रकारिता के माध्यमों को बचाना समय की आवश्यकता है। न्यूज़ क्लिक में हम खबरें लाते हैं अलग अलग सेक्टर्स की, मजदूर बहनों और भाइयों की, किसानों की, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की। शायद ही मजदूर वर्ग के किसी को छोड़ा जाता है। हम ना केवल राजनीति पर बल्कि विज्ञान, कृषि एवं टेक्नोलॉजी की खबरों को भी उजागर करने की कोशिश करते हैं। ऐसे में हमें यानी न्यूज़ क्लिक को आपका समर्थन की बहुत ज़रूरत है। हमारी स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करें, हमें सब्सक्राइब करें, नीचे दिए हुए लिंक पर जाएं और हमें समर्थन दें। ये लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मौजूद है। और अब कार्यक्रम का शेष भाग। भारत में शेयर बाजार में पब्लिक इंटरेस्ट और बाजार में निवेश या फिर इन्वेस्टमेंट देर से पिकअप हुआ था। केवल 1980s के दशक में, वो भी टुवर्ड्स द एंड। 1991 में आर्थिक उदारीकरण या फिर इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के बाद दिलचस्पी कई गुना बढ़ गई थी। आज के कंपैरिजन में
और भारतीय फाइनेंशियल बाजारों के वॉल्यूम्स की तुलना में 1991-92 में ये बहुत कम था। फिर भी अप्रैल 1991 और 1992 के बीच की अवधि के दौरान उस पीरियड में सेंसेक्स सिर्फ 1000 अंक से बढ़कर लगभग 4500 अंक हो गया था, मतलब 1000 to 4500। अप्रैल 1992 में ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स आईं जिन्होंने घोटाले का खुलासा किया और ब्रोकर हर्षद मेहता को स्कैम के मुख्य इनिशिएटर या अपराधी के रूप में आइडेंटिफाई किया। 4 महीने से अधिक समय तक हीटेड राजनीतिक बहस के बाद सरकार ने जेपीसी स्थापित करने का निर्णय लिया। सरकार ने कहा यह कमिटी इर्रेगुलरिटीज इन सिक्योरिटीज एंड बैंकिंग ट्रांजैक्शंस की जांच करेगी। जेपीसी का गठन लोकसभा में 6 अगस्त को और राज्यसभा में 7 अगस्त को प्रस्तावों द्वारा पास किया गया। जांच पूरी करने के लिए जेपीसी का कार्यकाल 4 बार बढ़ाया गया। लगभग 1.5 साल के बाद जेपीसी ने 1993 के शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन दिसंबर 21 को अपनी रिपोर्ट पेश की थी। जेपीसी के अध्यक्ष वरिष्ठ कांग्रेस नेता राम निवास मिर्धा थे, परंतु कई वरिष्ठ विपक्षी नेता भी इसके सदस्य थे। इनमें से प्रमुख थे बीजेपी के जसवंत सिंह, राम नायक, हरिन पाठक और टीएन चतुर्वेदी, जो पहले सीएजी भी थे। कई और वरिष्ठ विपक्ष के सदस्य भी इसके सदस्य थे। जॉर्ज फर्नांडिस, यशवंत सिन्हा, रवि रे, केपी उन्नीकृष्णन, गुरुदास दासगुप्ता, मुरासोली मारन और सुकुमार सेन। यशवंत सिन्हा ने अगस्त 1993 में जेपीसी से इस्तीफा दे दिया था, क्योंकि उन्होंने राज्यसभा से रेजिग्नेशन दिया जब उन्होंने जनता दल छोड़ा और भारतीय जनता पार्टी में जाके शामिल हो गए। बीजेपी से लेकर कम्युनिस्ट पार्टी तक पूरा विपक्ष जेपीसी में ज्यादातर समय एक स्वर में बोलते थे। जेपीसी में 3 स्टडी ग्रुप्स बनाए गए थे। पहले समूह में सरकार, वित्त मंत्रालय और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की भूमिका की जांच करने के लिए जसवंत सिंह की कन्वीनरशिप में बनाया गया था। जेपीसी की मुख्य पर्पस को लेकर जसवंत सिंह ने एक अहम बयान दिया था। इट इज द जेपीसीज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू क्लियर इंडियाज फेयर नेम इंटरनेशनली एंड टू रेस्टोर कॉन्फिडेंस इन द कंट्रीज फिस्कल सिस्टम्स। एसएस आहलूवालिया, जो उस समय कांग्रेस में होते थे, उन्होंने भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेटमेंट दिया। If I have to choose between my party and motherland, I will stand by my motherland. रवि रे दूसरे समूह के प्रमुख थे। इसमें बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और फाइनेंशियल कंपनीज की जांच हुई। कांग्रेस के सदस्य जागेश देसाई तीसरे समूह के संयोजक थे। इसने स्टॉक एक्सचेंज, सेबी और पब्लिक सेक्टर यूनिट्स का अध्ययन किया। जेपीसी के अलावा सीबीआई, जानकी रामन समिति और नडकर्नी कमेटी द्वारा भी स्कैम पर इंक्वायरीज कर रहे थे। जेपीसी के सामने पेश हुए गवाहों की सूची एक तरह से हु इज हु की तरह था। भूतपूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर, फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह, डिफेंस मिनिस्टर शरद पवार, मिनिस्टर फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स गुलाम नबी आजाद और पेट्रोलियम मिनिस्टर बी शंकरानंद। और गैर नेता भी थे। सीबीआई जॉइंट डायरेक्टर के माधवन, आरबीआई गवर्नर एस वेंकटी रमनन, वी कृष्णमूर्ति और हर्षद मेहता। जेपीसी के कार्यकाल के दौरान हर्षद मेहता ने यह भी एक सनसनीखेज आरोप लगाया था कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव को 1 करोड़ रुपए नकद दिए थे। सूटकेस में ले गए थे, बोले थे, प्रधानमंत्री के निवास पर। इस मुद्दे को बीजेपी ने उस समय खूब पब्लिसाइज किया था, खूब उछाला था। जेपीसी ने कई सिफारिशें की थीं, उनमें से बहुत कम स्वीकार हुए थे।
लेकिन 1992 स्टॉक स्कैम्स की वजह से और जेपीसी की पहल से सेबी को स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया गया था। इसमें कोई संदेह नहीं है कि मार्केट्स को बेहतर ढंग से रेगुलेट करने में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि जो भी सुधार हुआ वह जेपीसी द्वारा मेटिकुलस इन्वेस्टिगेशंस के कारण हुआ है। लेकिन अभी भी और भी बहुत कुछ होना जरूरी है। अभी भी हमारे रेगुलेटरी बॉडीज के काम में शॉर्टकमिंग्स दिखाई देती हैं और इंस्टीट्यूशनल सुधार की जरूरत है। एक अन्य स्टॉक ब्रोकर केतन पारेख द्वारा शेयर बाजार में इरेगुलरिटीज की जांच के लिए एक अन्य जेपीसी की स्थापना अप्रैल 2001 में की गई थी। कमिटी का कार्यकाल 2002 में शीतकालीन सत्र के अंतिम तिथि तक बढ़ाया गया था। 1992 की घटनाओं का रिपीट हो रहा था एक तरह से। 2001 में संसद सदस्यों ने बजट पेश करने के बाद शेयर इंडेक्स में अचानक गिरावट पर चिंता व्यक्त की। कुछ ही दिनों में गुजरात राज्य में सेकेंड लार्जेस्ट बैंक माधवपुरा मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक, वहां से भारी विड्रॉवल्स होने लगी थी। लोगों ने यह मानना शुरू कर दिया था कि मुंबई के एक प्रमुख स्टॉक ब्रोकर केतन पारेख को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। सरकार ने ज्यादा देर नहीं की और अप्रैल में घटनाओं की जांच के लिए एक और जेपीसी की स्थापना की। 2001 की जेपीसी स्टॉक मार्केट स्कैम एंड मैटर्स रिलेटिंग देयर टू ने अपनी रिपोर्ट में लिखा, The scam does not lie in the rise and fall of prices in the stock market, but in the large-scale manipulations like the diversions of funds, fraudulent use of bank funds, use of public funds by institutions like the Unit Trust of India. 2001 की जेपीसी रिपोर्ट में ये कहा गया कि घोटाले में शामिल सभी लोगों से सख्ती से और शीघ्रता से निपटा जाना चाहिए। जेपीसी ने रेकमेंड की थी कि द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज और सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज को गड़बड़ी के लिए जिम्मेदार माना जाए। यह रिपोर्ट में लिखा गया था, when the stock markets were rising, there was a general lack of concern to see that such rise should be in consonance with the integrity of the market and not the consequence of manipulation or other malpractice. On the other hand, when the market went into a steep fall, there was concern all over. क्या हमने कई अन्य अवसरों पर वही व्यवहार दोहराते हुए नहीं देखा है? गौरतलब है कि 2001 जेपीसी की रिपोर्ट में कई जगह पर केतन पारेख और अदानी एक्सपोर्ट के बीच करीबी कारोबारी संबंधों का जिक्र है। मई 2007 में सेबी ने अदानी समूह को बाजार में व्यापार करने से प्रतिबंधित किया था। आदेश में विशेष रूप से कहा गया था कि समूह की कई कंपनियां पर रोक लगाई जाए। कोट कर रहा हूं, फ्रॉम एक्सेसिंग द सिक्योरिटीज मार्केट either directly or indirectly, and also prohibit them from buying, selling or otherwise dealing in securities in any manner whatsoever for a period of 2 years. अदानी समूह के संस्थाओं ने सिक्योरिटीज ट्रेडिंग बैन के खिलाफ सिक्योरिटीज एपेलेट ट्राइब्यूनल में अपील दायर की और स्टे ऑर्डर भी प्राप्त किया। कहा जाता है, इंफॉर्मेशन इज द मोस्ट वैल्यूएबल कमोडिटी, लेकिन जानकारी तभी उपयोगी होती है जब उसे समझा जा सके। मजाक में कहा गया है, कमिटी इज अ ग्रुप ऑफ मेन who individually can do nothing and as a group decide that nothing can be done. शेयर बाजार घोटाले पर पिछले 2 जेपीसी और कुछ नहीं, सही जानकारी तो दिए थे। नमस्कार।